Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to revise chapter number 2, that is a human reproduction of your class 12th biology. This is the one short lecture beta. इस लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आपका एनसीईआरटी का जो पोर्शन है लाइन टू लाइन इसमें कवर होगा. ठीक है, लाइन टू लाइन इसमें कवर होगा विद देयर डायग्राम्स. ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन. बेटा सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे. बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लोकेशन है दैट इज इन द पेल्विक रीजन ऑफ द बॉडी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन ऑफ द बॉडी. पेल्विक रीजन कौन सा रीजन होता है? विच इज प्रेजेंट लोअर द एब्डोमेन. लोअर द एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट को पेल्विक रीजन कहते हैं, और बिटवीन द हिप रीजन. ठीक है, हिप रीजन. तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है पेल्विक रीजन में. बेटा इट इंक्लूड्स 4 पार्ट्स, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, विच इज फर्स्ट इज द टेस्टिस, सेकेंड इज accessory ducts, थर्ड इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फोर्थ इज accessory glands. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेटा ये जो स्ट्रक्चर है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, इसकी लेबलिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट आ जाता है दैट इज द टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस क्या है? टेस्टिस बेटा सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम. ओके, तो टेस्टिस यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे है? टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है. एक सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट नहीं होती, पेयर प्रेजेंट है. ठीक है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम 1 पेयर ऑफ टेस्टिस बोलते हैं. ठीक है बेटा जी, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ये जो टेस्टिस है इनकी ये जो प्रेजेंट होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. उस पाउच को बोला गया क्या? स्क्रोटम. ठीक है जी, और इसको स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं. स्क्रोटल सैक के बीच में क्या होती हैं? टेस्टिस होते हैं. इट हेल्प्स. अब स्क्रोटम का क्या फंक्शन है बेटा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर दैट इज 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द होल बॉडी पार्ट्स. तो बेटा इसकी एक खासियत है कि जो स्क्रोटम है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. क्यों? क्योंकि जो पूरे बॉडी के कंपैरेटिवली टेस्टिस में 2 to 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर होता है, कूलर टेम्परेचर होता है फॉर द टेस्टिस. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. स्क्रोटम मेंटेन द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस. टेस्टिस का क्या स्ट्रक्चर है, शेप क्या है भाई? ओवल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, लेंथ इंपॉर्टेंट है बेटा. कई बार असर्शन रीजंस में स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेंथ ऑफ द टेस्टिस इज 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर. इट इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग. टेस्टिस की एक डेंस कवरिंग होती है. Each testis has about 250 compartments called the testicular lobules. तो अगर हम एक टेस्टिस को एनलार्ज करके देखते हैं तो इसमें 200 to 250 कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. उन्हें हम बोलते हैं क्या? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स. ठीक है जी. ओके, तो अगर हम कवरिंग की बात करें बेटा, 3 मेन कवरिंग्स होती हैं टेस्टिस की. फर्स्ट इज द ट्यूनिका वेजिनेलिस, दिस इज द आउटर कवरिंग. Second is tunica albuginea, which is the middle covering, and third is the tunica vasculosa, which is the innermost covering, which is made up of the multiple blood capillaries. ठीक है जी, तो this is all about the testis बेटा. स्क्रोटम सैक है. स्क्रोटम सैक क्या करता है? मेंटेन करता है टेम्परेचर. लेंथ कितनी है? विड्थ कितनी है? 3 कवरिंग होती है. ठीक है, और टेस्टिस के बीच में 200 to 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. ठीक है जी बेटा, अगर हम टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं बेटा तो ये एक एनलार्ज्ड व्यू है एक टेस्टिस का. तो अगर मैंने बोला आपको कि इसमें क्या होते हैं, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देख रहे हो बेटा, तो ये इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. अब ईच लोब्यूल बेटा, हर एक लोब्यूल क्या कैरी करता है? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैरी करता है. अब इसके अंदर येलोइश पार्ट जो है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो आप कंपार्टमेंट्स के बीच में, उनको बोलते हैं सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। तो कंपार्टमेंट्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बेटा मेनली इनके पास दो सेल्स होते हैं, ओपन इनटू टू सेल्स, दैट इज द मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल होता है और सर्टोली सेल होता है। मेल जर्म सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है भाई। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, मेयोटिक डिविजन्स करता है, फिर स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। तो सेमिनिफर कहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। क्यों, क्योंकि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में मेल जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि आगे डिविजन्स करके स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। अब सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है भाई, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को डिवाइड होने में, ठीक है जी। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा। अगर हम एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को, अगर हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का सेक्शन देखते हैं बेटा, तो ये सेक्शन है एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बड़ा करके देखें अंदर के, तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है जी, फिरस ट्यूब्यूल। अब इसके अंदर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले क्या है, आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस के आउटसाइड की कवरिंग में इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है बेटा। ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इट कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या बोला गया, लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। दो तरह के सेल्स इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ, सर्टोली सेल एंड लेडिक सेल। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म प्रोडक्शन में। लेडिक सेल का आगे क्या फंक्शन है, लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सेक्रीट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिकुलर हार्मोन, दैट इज द एंड्रोजन, ठीक है बेटा जी। तो लेडिक सेल कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, दैट इज द इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट हैं, जहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को ही लेडिक सेल बोला गया भाई। लेडिक सेल करते क्या हैं, दे सिंथेसाइज, ये बनाते हैं और सक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, दैट इज द एंड्रोजन, ठीक है। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन, लेडिक सेल एंड्रोजन बनाएगा, एंड्रोजन बनाएगा, ठीक है बेटा। तो सर्टोली सेल भी प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया दैट इज द मेल जर्म सेल प्रेजेंट है, और आगे क्या है, इंटरस्टिशियल दैट इज द लेडिक सेल भी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिस। ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर हम लार्ज व्यू ऑफ टेस्टिस देखें तो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है टेस्टिस के बाद सेकंड वी हैव द असेसरी डक्ट्स, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज द असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट्स में बेटा चार पार्ट्स हैं हमारे, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडिमस, वास डेफरेंस, ठीक है बेटा। तो चार पार्ट्स आ देते हैं, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडिमिस एंड वास डेफरेंस। तो टेस्टिस का ये स्ट्रक्चर है, हमें पता है भाई, टेस्टिस के स्ट्रक्चर में 200 to 250 कंपार्टमेंट्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थी। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल और उसकी लाइनिंग में इंटरस्टिशियल सेल दैट इज द लेडिक सेल प्रेजेंट थे, ठीक है बेटा। अब आगे आ जाता है हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बेटा, इट ओपन्स इनटू द वास इफरेंशिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो बेटा, जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ओपन होता है कहाँ, वास इफ्रेंशिया में, तो बेटा ये देखो, ये जो है ना, ये सारा पार्ट क्या है, वास इफ्रेंशिया पार्ट है। वास इफ्रेंशिया पार्ट है, थ्रू किसके थ्रू हो रहा है, रेटी टेस्टिस के थ्रू। तो ये जो स्मॉल स्मॉल आप कॉलम देख रहे हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं आगे, उसको इसको बोला गया रेटी टेस्टिस, और इसको बोला गया क्या, वास और वासा इफ्रेंशिया, ठीक है बेटा जी। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल रेटी टेस्टिस के थ्रू वासा इफ्रेंशिया में खुलता है। अब वासा इफ्रेंशिया के बाद कौन सा पार्ट आता है, दिस इज द एपिडिडिमस। दिस इज द एपिडिडिमस पार्ट आता है विच फॉर्म्स द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस, ठीक है बेटा। तो ये पोस्टीरियर बैक साइड में प्रेजेंट होता है हर एक टेस्टिस के, तो उसको बोला एपिडिडिमस। अब बेटा एपिडिडिमस के दो तीन पार्ट्स हैं, head of epididymis, this is head of epididymis, this is the body of epididymis and this is the tail of epididymis, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स में आगे खुलता है।
अब बेटा क्या है, बेटा ये वाला पार्ट हम बात कर रहे हैं, ये टेस्टिस है ना, तो अब टेस्टिस के बाद ये चीज आएगी आगे, दिस इज द एपिडिडमिस, ठीक है, तो ये आगे जाके ये है। ओके जी। अब बेटा नेक्स्ट आता है एपिडिडमिस, बेटा ओपन होता है वास डेफरेंस में, ठीक है जी। देखो यहाँ पे देखो, ये टेस्टिस था, ये एपिडिडमिस थी, और आगे क्या आया, वास डेफरेंस आया। तो ये चीज क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज द वास डेफरेंस which forms the loops over the urinary bladder। आगे देखो क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये लूप की तरह ज्वाइन होता है, फॉर्म द लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पास जाके ये लूप फॉर्म करता है और ज्वाइन करता है। अब भाई वास डेफरेंस का एक फंक्शन है, इट रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। अब वास डेफरेंस क्या करता है, सेमिनल वेसिकल से डक्ट जो है, डक्ट बनाता है जो सेमिनल वेसिकल, उसको क्या करता है, रिसीव करता है, कौन, वास डेफरेंस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है, अब वास डेफरेंस के बाद हमारे पास क्या आता है, यूरिथ्रा। अब देखो वास डेफरेंस जो है, यूरिनरी ब्लैडर सेमिनल वेसिकल से क्या करेगा, कलेक्ट, सेमिनल वेसिकल से डक्ट कलेक्ट करेगा, फिर ये कहाँ जाएगा, कहाँ ओपन होगा, यूरिथ्रा में ओपन होगा, दैट एक्ट एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है जी, इजैक्यूलेशन में हेल्प करेगा। फिर यूरिथ्रा क्या करता है, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, एक्सटेंड्स थ्रू द पीनस, दिस इज द पीनस है, एक्सटेंडेड पार्ट है, और फिर आगे इस ओपनिंग को बोला गया यूरिथ्रल मेटस, यूरिथ्रल मेटस, ठीक है जी। तो दिस इज द whole accessory ducts having the ready testis, vas efferentia, epididymis, vas deferens। vas deferens के बाद क्या आता है भाई, ये यूरिथ्रा में खुलता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट फॉर्म करता है, फिर उसके बाद पीनस के थ्रू ये स्मॉल ओपनिंग के थ्रू बाहर इजेक्ट होता है, दैट इज द यूरिथ्रल मेटस के थ्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेसरी डक्ट्स। बेटा ये सीरियल वाइज आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट्स है, बेटा रट्टा मारना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, आपको इसको समझना है, स्ट्रक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू इसको समझो, और फिर अपने दिमाग में इसका एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करो, ठीक है बेटा। तो ये आपको इजीली फिर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है, डायग्राम्स के थ्रू अंडरस्टैंड करना है। तो हमने ये पूरा का पूरा पार्ट अभी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पीनस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमें पता है क्या है, मेल्स में, दैट इज द पीनस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें बेटा, सबसे पहले क्या है, अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हैविंग द स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट, उसको बोला गया क्या, कॉर्पस कैवर्नोसा। कैवर्नोसा में कहते हैं दो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ओके जी, एंड व्हेन फिल्ड विद द ब्लड द टिश्यू स्टिफन कॉजिंग द इरेक्शन, ठीक है। जब ये जो स्पॉन्जी टिश्यूज हैं, इन दोनों कॉलम्स में स्पॉन्जी टिश्यूज हैं, ये ब्लड से जब भर जाते हैं तो इनमें क्या, स्टिफन प्रेजेंट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाते हैं, दैट कॉज द इरेक्शन, दैट कॉज द इरेक्शन, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट इज ग्लैंस। ग्लैंस इज द हेड, दैट इज द हेड ऑफ द पीनस, दिस इज द हेड ऑफ द पीनस, head of the penis, that is the sensitive structure at the end of the corpus, ठीक है बेटा। next is the glans। penis is covered by a loose fold like structure, this is the folding like structure present होता है जिसे हम बोलते हैं foreskin, this is the most sensitive part of the male reproductive system, ठीक है। corpus कैवर्नोसा इंपॉर्टेंट है। इरेक्शन कैसे होती है, जब इनके स्पॉन्जी सेल्स में ब्लड का जो ब्लड फ्लो ज्यादा मात्रा में होता है तो फिर इनमें ये स्टिफ हो जाते हैं, दैट कॉज द इरेक्शन। हेड ऑफ द पीनस इज ग्लैंड्स, ओके, एंड द foreskin is the loose fold of skin, ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। लास्ट पार्ट इज द accessory glands। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में accessory glands बेटा तीन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं सेमिनल प्लाज्मा बेटा, ठीक है। तो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेमिनल प्लाज्मा जिसे कहते हैं, कौन से ग्लैंड सेक्रीट करते हैं, ये तीनों ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। भाई इंपॉर्टेंस क्या है सेमिनल प्लाज्मा की, ये रिच होते हैं शुगर्स में बेटा,
अमाइनो एसिड्स, कैल्शियम, एंजाइम्स में रिच होते हैं जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन में, स्पर्म के इजैक्यूलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर मैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की इंडिविजुअली बात करें तो ये क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पीनस को। ओके, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड्स, हर एक स्ट्रक्चर, ओके, हॉर्मोन्स। बेटा अब स्टार्ट करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल्स में हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, फीमेल्स में हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। ठीक है, अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो मेल्स में हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा। फीमेल्स में एसेसरी डक्ट्स है, फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है ओविडक्ट, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड। सो द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आपको पता होना चाहिए। तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला हमारा आ जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द ओवरी। ठीक है जी, अब जो फीमेल्स प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स ओवम प्रोड्यूस करते हैं, ओवरीज में ओवम होता है जो कि ओवम रिलीज करते हैं जिसे हम ओवा भी कहते हैं। They produce steroid hormones, that is the ovarian hormones. ओवम और ओवेरियन hormones प्रोड्यूस करते हैं बेटा स्टेरॉइड hormones जिसे हमने कहा ओवेरियन hormones। ठीक है, नेक्स्ट इज लोकेशन क्या है, दे आर ओवेरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास दोनों साइड में, हर एक साइड लोअर एब्डोमेन के हर एक साइड में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। दिस इज वन ओवरी एंड दिस इज द सेकेंड ओवरी। लेंथ ऑफ द ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर। दे आर कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम। ठीक है, ओवरी की अगर कवरिंग की बात करें तो हमारे पास एक थिन एपिथेलियम होती है, दे एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। Now, the ovarian stroma, they differentiate into the two zones, peripheral cortex and inner medulla. बेटा देखो, this is the section of the ovary. अगर हम इसकी बात करें तो आउटर मोस्ट में क्या है, एपिथेलियम है जिसे हम थीन एपिथेलियम कहते हैं। और थीन एपिथेलियम किसको एनक्लोज करता है, किसको कवर कर रखा है उसने, स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर कर रखा है। अब ओवेरियन स्ट्रोमा में कितने जोन्स हैं, 2 जोन्स हैं। एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दिस इज द कॉर्टेक्स पेरिफेरल जो कि आउटर साइड में प्रेजेंट है, और मिडल में इनर इज द मेडुला। ठीक है बेटा, तो ये ओवेरियन कवरिंग है जिसमें 2 जोन्स होते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ठीक है बेटा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं बेटा, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। ठीक है जी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिम्बरे कहा गया जो कि होल्ड करके रखता है किसे, ओवेरी को। ठीक है, अब यूट्रस की बात करें, यूट्रस में 3 मेम्ब्रेन है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव द सर्विक्स, सर्विकल कैनाल एंड द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इज द वेजाइना। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो बेटा इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं असेसरी डक्ट्स की। असेसरी डक्ट्स में हमने पढ़ा है कि भाई ओविडक्ट प्रेजेंट है जिसे हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस और वेजाइना प्रेजेंट है। सबसे पहले हम फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं बेटा, दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस ग्रीनिश पार्ट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द फेलोपियन ट्यूब। द लेंथ ऑफ दिस अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, द पार्ट क्लोज टू ओवरी फनल शेप्ड इज कॉल्ड द इनफंडिबुलम। सो अगर हम इनफंडिबुलम की बात करें तो ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जो कि होल्ड करके रखता है ओवरी को थ्रू द फिम्ब्रे। ठीक है जी, एजेस इनफंडिबुलम possess finger like projection, these are the finger like projections that hold the ovary, that is called the fimbriae. next is the infundibulum leads to wider part। बेटा infundibulum थिनर पार्ट है, फिर ये आगे वाइडर पार्ट में
खुलता है जिसे बोलते हैं हम एम्पुला। एम्पुला इज द रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एम्पुलरी रीजन और एम्पुला रीजन, जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, जहां पे एग स्पर्म के साथ फ्यूज करता है। ठीक है जी। लास्ट पार्ट इज द ओविडक्ट। Last part of the oviduct is the isthmus. This is the isthmus which is the narrower part and joined to the uterus, जो कि fallopian tube को uterus के साथ join करता है। ठीक है जी। This is the first accessory duct, that is fallopian tube or oviduct. Next is the uterus. अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में बेटा सिंगल है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वूम। ओके, वूम भी बोलते हैं इसको। शेप इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है यूट्रस की। ठीक है, ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर का है, सपोर्टेड बाय अ लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। बेटा देखो क्या होता है, दिस इज द लिगामेंट। ठीक है, दिस इज द लिगामेंट, जिससे क्या होता है, दिस इज द यूट्रस। बेटा एक यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट होती है जो कि यूट्रस को कनेक्ट करती है किसके साथ, पेल्विक रीजन के साथ। ये आगे जाके लोअर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन के साथ अटैच करेगा, और इसके साथ क्या अटैच होती है, ओवरी भी अटैच होती है, तो इसको बोलते हैं यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना। भाई हमें पता है दिस इज द यूट्रस, आगे वो किसके साथ ओपन होगा, वेजाइना के साथ ओपन होगा। थ्रू द नैरो सर्विक्स, हेलो cavity of the cervix is called the cervical canal and along the vagina they form the birth canal, जहां से बेबी की जो बेबी है उसकी डिलीवरी होती है, दैट इज कॉल्ड द बर्थ कैनाल। ठीक है, अगर हम लेयर्स की बात करें, यूट्रस में 3 लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एंडो इनर, दैट इज द इनर ग्लैंडुलर पार्ट है। नेक्स्ट इज द मायो, मिडल पार्ट है। पेरी इज द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। ओके, so this is the endometrium, this is myometrium and this is the perimetrium. Beta function of each is important, each layer is important. Endometrium is a line of the uterine cavity है, myometrium thick होती है और smooth muscle से बनी है, पेरीमेट्रियम थिन होती है, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। भाई एंडोमेट्रियम हमें पता है कि ये यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंजेस होते हैं, जो कि जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं वुमेन में। तो कौन सी लेयर टूटती है और बनती है, एंडोमेट्रियम लेयर बनती। एंड मायोमेट्रियम का क्या फंक्शन है मेन, मायोमेट्रियम हेल्प्स इन द डिलीवरी और द पार्चुरेशन प्रोसेस, डिलीवरी ऑफ अ बेबी। ठीक है, इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूटेराइन मसल्स। ओके, सो ये हेल्प करती है डिलीवरी ऑफ अ बेबी। ओके जी। नेक्स्ट दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेसरी डक्ट्स। नेक्स्ट इज द हमारे पास नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आता है, दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब भाई जो फीमेल्स हमें पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल जेनिटेलिया पीनस था। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में फीमेल्स ये आउटर अपीयरेंस कुछ इस तरह की दिखती है बेटा जी। ठीक है, इट हैज 5 मेन पार्ट्स, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। ठीक है, 5 पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहले आता है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस बेटा क्या है, इट इज द कुशन ऑफ द फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड द प्यूबिक हेयर। तो ये एक बल्जिंग पार्ट होता है जहां पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये किससे बना होता है, दैट इज फैटी टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा बेटा फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है बेटा, तो ये क्या करता है, वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखता है, एक फ्लैशी टिश्यूज की तरह कुशन प्रोवाइड करता है एंड सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग के लिए। ठीक है जी। ओके, सो दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। नेक्स्ट इज लेबिया माइनोरा, दे आर द पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज। दिस इज द फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज, कुछ इस तरह की स्किन होती है, फोल्डिंग स्किन होती है अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे की प्रेजेंट होता है और इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, स्किन थोड़ी फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है, जो कि ऑल्सो हेल्प करती है वेजाइनल ओपनिंग की कवरिंग में। नेक्स्ट इज हाइमन। बेटा हाइमन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द हाइमन पार्ट। दिस इज वेजाइना इज कवर्ड बाय अ पार्शली कवर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अंदर वेजाइना है, वेजाइना कुछ
पार्शली कवरिंग से कवर्ड होती है उसे बोलते हैं हाइमन, जो कि प्रोटेक्शन करती है वेजाइना की। नेक्स्ट इज द क्लाइटोरिस। बेटा देखो, दिस इज द क्लाइटोरिस। इट इज द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, एट द जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? एट द जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरस। ठीक है जी, जहां पे दो लेबिया माइनोरा की लेयर दोनों जंक्शन मतलब जुड़ती हैं, वहां पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द क्लाइटोरिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके जी, ऑफ द फीमेल। लास्ट सेक्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमारे पास आता है, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, आपका क्लास 12th बोर्ड एग्जाम से ये क्वेश्चन, इसमें से इस स्ट्रक्चर में से भी क्वेश्चन आए गए हैं कई बार। ये पूरा का पूरा एज इट इज स्ट्रक्चर पूछा गया है, इसकी लेबलिंग्स भी पूछी गई हैं, तो अच्छे से पढ़ना है आपने। मेमोरी ग्लैंड्स बेटा हमें पता है, दे द फीमेल कंटेन्स द पेयर ऑफ ब्रेस्ट which help in the which helps in the फीडिंग ऑफ अ बेबी, न्यू बोर्न बेबी। ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का। इट हैज द ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड द फैट्स। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज और फैट से बना है। ग्लैंडुलर टिश्यूज आगे ओपन होते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। These are the memory lobes, small 15 to 20 memory lobes में ये ओपन होते हैं। ठीक है जी, आगे फिर मेमोरी लोब्स के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड द एल्व्यूलाई, दैट इज मेमोरी एल्व्यूलस। बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्व्यूलाई, जहां पे मिल्क स्टोर होता है और मिल्क सेक्रीशन भी इसी पार्ट से होता है। ठीक है, सो एल्व्यूलाई इज द पार्ट वेयर इट सेक्रीट द मिल्क एंड द स्टोरेज ऑफ मिल्क it store the milk in the lumen of the alveoli। ठीक है जी, एल्वुलाई के ल्यूमन में वेकेंट स्पेसेस में ये प्रेजेंट होता है क्या? मिल्क। ओके, फिर एल्वुलाई आगे ओपन होती हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। एल्वुलाई दे आर ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे बेटा ओपन होते हैं मेमोरी डक्ट्स में। ठीक है, ये आगे हमारे पास मेमोरी डक्ट्स। Memory ducts, they open into the wider part that is the memory ampulla. This is the wider space, somewhat wider than the other parts, which is called the memory ampulla. Memory ampulla is open into the lactiferous duct. This is the lactiferous duct from where the milk is sucked out, ठीक है, by the nipples, okay, through the nipples. So this flow chart और फ्लो डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, बाय विच आप लर्न कर सकते हो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कौन से पार्ट्स आते हैं और कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। ठीक है बेटा जी, तो एरियोला क्या होता है? दिस इज अ डार्कर पिगमेंट अराउंड द निप्पल, दैट इज कॉल्ड द एरियोला। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, एल्वुलाई इंपॉर्टेंट है, एम्पुला इंपॉर्टेंट है, एंड लैक्टिफेरस डक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दिस स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव। बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास गैमीटोजेनेसिस। अब बेटा क्या होगा, मेल्स में एंड फीमेल्स में सेपरेटली गैमीट्स बनेंगे। तो मेल्स में गैमीटोजेनेसिस को बोला गया स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल्स में गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस को बोला गया oogenesis। ओके, तो द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट इज कॉल्ड द गैमीटोजेनेसिस, एंड in case of males the testis, that is the primary sex organ that produce the sperms, that is called the spermatogenesis. In females the ovary is the primary sex organ that produce the ova or egg। okay, so that ovum, that is called the oogenesis। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में पढ़ेंगे कि गैमीट्स कैसे बनते हैं, हाउ गैमीट्स फॉर्म्ड इन मेल्स। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें बेटा, हम स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज इन द मेल इज टेस्टिस। इन द seminiferous tubule we have two kinds of cells, male germ cell and the Sertoli cell. We have read it. Okay, so the male germ cell is also called the spermatogonia। तो क्या होता है बेटा, मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस
कि अगर सेक्शन की बात करें तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है जिसमें कि मेल जर्म सेल होता है, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है जी, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं बेटा हम, तो सबसे पहले क्या है, दिस इज द सेक्शन लार्ज व्यू ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। हमें पता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में ही क्या है, मेल जर्म सेल है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया। अब बेटा डिवीजन स्टार्ट होती हैं, इस चार्ट से हम पढ़ेंगे, दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्लोइडी ऑफ ईच पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने क्रोमोसोम नंबर पर सेल में होंगे हर एक स्टेप में, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया आता है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया का प्लोइडी 2n है, दैट इज कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस होगी, क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे, बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगी, अगर मेयोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, तो मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हमारा बना उसका क्रोमोसोम कितना नंबर होगा, 23, दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड है, बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास हैप्लॉइड होगा, दैट इज द एन, दैट इज एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेकेंड मेयोसिस हो गई, स्पर्मेटिड बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे, वो भी हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है बेटा। तो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, मेयोसिस हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर सेकेंड मेयोसिस होती है, स्पर्मेटिड बने, हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स होंगे, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद हमारे पास स्पर्मेटिड बन गए, ठीक है जी। अब बेटा दो प्रोसेस आते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, जब हमारे पास स्पर्मेटिड बनते हैं, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है बेटा जी, जो कि हैप्लॉइड ही होंगे, ओके। द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म्स, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनते हैं, दैट इज स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, उस प्रोसेस को बोला स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है जी। अब बेटा स्पर्मेटोजोआ जब हमारे पास बन जाते हैं, तो स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्मेटोजोआ दे आर एम्बेडेड इनटू द सर्टोली, हेड ऑफ द सर्टोली सेल। देखो बेटा ये सर्टोली सेल है और ये स्पर्मेटिड है, तो दे एम्बेडेड इनटू द head of the Sertoli cell and they release from the seminiferous tubule। अब इनकी बारी है कि seminiferous tubule से ये रिलीज हो जाएंगे, स्पर्म्स जो हैं रिलीज फ्रॉम द seminiferous tubule, that is called the spermiation, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजोआ जब रिलीज होंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, उसको बोला स्पर्मिएशन। तो बेटा ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द पोलैरिटी ऑफ ईच सेल इज also very very important। this is all about the spermatogenesis। बेटा आप spermatogenesis में अगर स्पर्म्स बनते हैं तो कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज होंगे, रोल ऑफ हॉर्मोन्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होता है, एट पुबर्टी, जब मेल्स पुबर्टी के फेज में आते हैं तो जो हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है दैट इज द GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सबसे ज्यादा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स रिलीज होता है, जिसको जो कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट से रिलीज होगा, ठीक है। इसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फर्स्ट इज द LH, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ICSH, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से LH रिलीज होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एक तरफ होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज द FSH। बेटा ये हार्मोन्स, रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो L से याद रखना है, LH से याद रखना है, ये स्टिमुलेट करेंगे लिडिक सेल को, ठीक है। LH
स्टिमुलेट द लेडिक सेल एंड FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल। ठीक है, L है तो L से लेडिक सेल हो गया, FSH में S है तो S से सर्टोली सेल, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब लेडिक सेल हमने पढ़ा था किसमें, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे कि लेडिक सेल क्या सक्रीट करता है, एंड्रोजन रिलीज करता है, दैट इज द हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन, दैट इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। ये फंक्शन आपने याद रखना है। और सर्टोली सेल क्या करता है, इट रिलीज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि हेल्प करेगा स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है जी बेटा, दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो मेक श्योर ईच एंड एवरी हार्मोन का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। अब बेटा स्पर्म्स बन गए हैं हमारे पास। ठीक है जी, अब स्पर्म्स जब बन गए तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हमें पता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर, हेड, मिडल पीस एंड टेल। हेड में बेटा क्या क्या होता है, हेड में सबसे आउटर लेयर दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द हेड दैट इज द एक्रोसोम। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी। बीच में न्यूक्लियस होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। ठीक है, नेक पार्ट जो कि ज्वाइन करती है हेड एंड मिडल पीस को। अब मिडल पीस में नंबर ऑफ क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। एंड लास्ट इज द टेल विच हेल्प्स इन द मूवमेंट मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो बेटा देखो, हेड, नेक एंड मिडल पीस, टेल। ठीक है, एक्रोसोम इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्रोसोम हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। क्लियर। नेक्स्ट इज द मिडल पीस की बात करें तो मिडल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। ठीक है, अब ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, तो इंटरकोर्स के टाइम जब मेल्स एंड फीमेल्स इंटरकोर्स करते हैं तो ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट करेगा अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। ओके, सो आउट ऑफ विच at least 60% of sperms must have normal shapes, size, or 40% of them are show the vigorous motility। ठीक है, तो 60%, इतने मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ 60% स्पर्म्स ही होते हैं जो नॉर्मल शेप साइज के होते हैं, और 40% ही उनमें से क्या करते हैं, शो द वाइग्रस मोटिलिटी करते हैं। ठीक है जी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे कि जो स्पर्म्स हैं दे रिलीज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होते हैं, हमें पता है। ठीक है, सेक्रीशन ऑफ एपिडिडमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। हमें पता है सेमिनल वेसिकल्स जो है वो कौन कौन बनाता है, हमें पता है कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। ठीक है, अब सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म दैट कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। ठीक है, तो सीमन जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स का मिक्सचर होता है सीमन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वी हैव बेटा, नेक्स्ट वी हैव द गैमेटोजेनेसिस का सेकंड पार्ट जो आ जाता है दैट इज oogenesis। oogenesis दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवेरी इन फीमेल्स। फीमेल्स की बात करते हैं बेटा, तो oogenesis थोड़ा सा डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से। हाउ बेटा, ये याद रखना है जो oogenesis प्रोसेस है, जब जो बेबी गर्ल है, गर्ल जो है फीमेल के मदर के फीटस में ही जब होती है तो उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तभी क्या होता है, मदर के फीटस में ही मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स दैट इज oogonia बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, बट oogenesis जो प्रोसेस है वो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। मिलियंस ऑफ गैमीट्स दैट इज oogonia बनने स्टार्ट हो जाते हैं मदर के फीटस में ही। ठीक है जी, अगर ईच फीटल ओवरी ये मल्टीप्लाई करती है, म्योसिस होती है फीटस में ही, और वो प्रोफेज वन, म्योसिस के प्रोफेज वन में क्या बना देती है, प्राइमरी oocyte बना देती है। मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड इन द फीटल ओवरी। ठीक है, ये मदर के पेट में ही हो रही है ये चीजें। ठीक है, जब जो बेबी गर्ल है वो मदर के फीटस में है।
ओके जी, वूम में है। दैट इज द प्रोफेज 1 में, दैट इज म्योसिस के प्रोफेज 1 में डिवीजन होती है, और ये डिवीजन तभी रुक जाती है और मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। ठीक है जी। अब प्राइमरी oocyte मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल्स, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बने, बट जब उस गर्ल का बर्थ होता है, तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो अराउंड कितने रह जाते हैं, 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही रह जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम तक फीमेल्स में। ठीक है, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स बने, कैसे बने, म्योसिस के प्रोफेज 1 से बने। ठीक है, तभी डिवीजन रुक जाती है। तो जब फीमेल प्यूबर्टी में आती है, अडल्टहुड में आती है, तो कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं, 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। अब बेटा प्यूबर्टी में oogenesis जो है वो आगे कंटिन्यू करती है। ठीक है, जब फीमेल जो प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं, तो जो ये प्राइमरी oocyte है, सबसे पहले क्या होती है, दे फॉर्म्स द प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है जी, जिसकी डिप्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स से इट कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल्स। How? Because it forms the granulosa layer around it and it enlarges its size. That's why it is called it converted into the primary follicle to secondary follicle. सेकेंडरी फॉलिकल की पोलैरिटी भी क्या है, डिप्लॉइड है। प्राइमरी फॉलिकल की पोलैरिटी भी क्या है, डिप्लॉइड है। अब बेटा याद रखना है, सेकेंडरी फॉलिकल जब बना तो सबसे पहले फर्स्ट म्योसिस होती है और वो कन्वर्ट कर जाती है टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, और जो अंदर का ये जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में और फर्स्ट पोलर बॉडी में। ठीक है, तो ऐसी इस तरह की पोलर बॉडीज मेल्स में नहीं बनती, पोलर बॉडीज नहीं बनती, तो करके जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इज डिफरेंट फ्रॉम द oogenesis। oogenesis में क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में जब चेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट म्योसिस, इट विल फॉर्म द सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो भाई म्योसिस हुई है तो इसकी पोलॉइडी क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, हैप्लॉइड इन नेचर है। ठीक है जी। अब सेकेंडरी फॉलिकल भी फिर से क्या करता है, ग्रैन्युलोसा लेयर्स की कवरिंग एक और चढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें आउटर थिका इंटरना दैट इज द आउटर लेयर, इनर थिका इंटरना दैट इज द इनर लेयर, और एक और तरह का फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है टर्शरी फॉलिकल में, दैट इज कॉल्ड द एंट्रम। Antrum is the fluid filled cavity which is present in the tertiary follicle, that is called the antrum। ठीक है जी। अब बेटा ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये मैच्योर होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक और ग्रैन्युलोसा लेयर बन जाती है इसके सराउंड में, लार्ज इट साइज एंड इट मैच्योर इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है जी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। अगर हम पोलॉइडी की बात करते हैं बेटा, तो पोलॉइडी की बात करें तो oogenesis में सबसे पहले ओगोनिया आया, माइटोसिस हुई, माइटोसिस से प्राइमरी oocyte बना। ठीक है जी, ये फीटल में ही हो रहा है। प्राइमरी oocyte कहाँ तक हो रहा है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू ही हो रहा है, फीटस में ही हो रहा है। जब बर्थ से प्यूबर्टी तक गया, फीमेल गई, तो फिर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte हुआ, फर्स्ट म्योसिस बनी। सेकेंडरी oocyte के साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन गई। ठीक है, सेकेंडरी oocyte फिर कन्वर्ट होता है, दैट इज द सेकेंड पोलर बॉडी एंड द ओवम में। ठीक है, तो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट मैच्योर इनटू ग्राफिन फॉलिकल एंड फॉर्म द ओवम, रिलीज द ओवम। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis प्रोसेस। ठीक है, और हमारे पास ओवम आ गया। ठीक है, फीमेल गैमीट बन गया। नेक्स्ट इज द, अगर हम ओवम बन गई है तो अगर हम सेक्शन ऑफ ओवरी की बात करें, हमें पता है ये ओवरी में ही सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब क्या होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन।
ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल जब बन जाता है तो सेकेंडरी oocyte क्या करता है, इसके सराउंड में एक और मेम्ब्रेन बना लेता है, सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक और मेम्ब्रेन बना लेता है, दैट इज कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा, जो कि ओवम की आउटर मोस्ट लेयर होगी। ओवम बना ना हमारे पास ही एंड प्रोडक्ट, तो इसके सराउंडिंग में एक लेयर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा। ठीक है जी। द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्स, अब क्या होगा भाई, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, रप्चरिंग टेक्स प्लेस एंड ओवम क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोला ओव्यूलेशन। ठीक है बेटा। द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल टेक्स प्लेस, ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। So this is all about the oogenesis and spermatogenesis। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 रिप्रोडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर बेटा आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें से, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल के करना चाहते हैं बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आई हैव मेड अ लेक्चर रिलेटेड टू द PYQs फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो आप उस PYQ सीरीज में से केस बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल चेक कर सकते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल्स में होते हैं, हर मंथ होते हैं। दिस इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या टाइम है, कितने डेज का होता है, ये पूरा साइकिल अराउंड 28 to 29 डेज के का होता है पूरा साइकिल। ठीक है बेटा। दो टर्म्स आती हैं, मिनार्क एंड मेनोपॉज। व्हाट डू यू मीन बाय मिनार्क? मिनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट पुबर्टी। तो जो गर्ल्स में जो पहला साइकिल उनकी प्यूबर्टी में होगा, दैट साइकिल इज द, दैट कंडीशन इज द मिनार्क। एंड मेनोपॉज इज द लास्ट, जो कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बंद हो जाते हैं फीमेल्स में अराउंड द एज ऑफ 50, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। पोज मतलब स्टॉप, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाते हैं एट द एज ऑफ 50। सो बेटा देयर आर 3 phases ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छे से पढ़ना है इसको आपने। मेंस्ट्रुअल फेज फर्स्ट फेज है, सेकंड इज द फॉलिकुलर फेज, थर्ड इज द ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो है मतलब उसमें मेंस्ट्रुएशन होती है। ठीक है, तो इसका जो डेज होते हैं अराउंड 1 to 5 डेज का होता है। तो हमने साइकिल टोटल कितने डेज का है, 1 to 28 to 29 डेज का है। तो इन डेज, ये डेज डिवाइड होते हैं 3 फेजेस में। फर्स्ट टू 5 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के, सेकेंड फेज इज फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं और ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि ओवम रिलीज होता है भाई इसमें। और ये जो फेज होता है 6th to 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और जो लास्ट के डेज हैं 15 to 29th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द ल्यूटियल फेज, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द सेक्रेटरी फेज। बेटा सबसे पहला फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बेटा, दिस इज द फेज इन विच द एंडोमेट्रियम ब्रेक्स। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम है, जो हमारी यूट्रस की सबसे इनर वाली लेयर है, ये लेयर ये क्या करती है, ये टूटना स्टार्ट हो जाती है और ब्लड वेसल्स की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकलना स्टार्ट होती है। इस फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुएशन। ठीक है जी। ओके, सो जब क्या होता है, हर मंथ अगर ओवम जो है प्यूबर्टी में ओवम जो है रिलीज होता है और स्पर्म उसके पास नहीं है, स्पर्म नहीं है फर्टिलाइजेशन से के लिए, तो जो ओवम रिलीज होगा वो फर्टिलाइजेशन, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। मतलब एंडोमेट्रियम लेयर, जब ओवम रिलीज होगा तो एंडोमेट्रियम लेयर जो टूटना स्टार्ट हो जाती है और ये ब्लड वेसल्स की फॉर्म में वेजाइना से बाहर आना स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। ओके जी। नेक्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज।
बेटा फॉलिकुलर फेज क्या है? फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव फेज एंड ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होता है? दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल चार्ट। ओके, सो हमने अभी तक मेंस्ट्रुएशन पढ़ा, दैट इज फर्स्ट टू फिफ्थ डे तक क्या हुआ वो पढ़ा। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज, दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज अराउंड 6 to 14th डे, दिस इज 6 एंड दिस इज द 14, मिड साइकिल तक होता है ये प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें प्रोलिफरेशन होती है बेटा। देखो ओवेरियन एक्टिविटीज में क्या होगा, जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे एंड दे गेट्स मैच्योर इनटू द ग्राफिन फॉलिकल एंड द ovulation takes place at the mid of the cycle, that is at the 14th day of the cycle। the कौन सा हार्मोन, दैट पिट्यूटरी हार्मोन की बात करें तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्रीशन होती है 14th डे में, तो उसको बोलते हैं LH सर्ज, जो कि क्या करता है, रप्चरिंग करता है, ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ने में हेल्प करता है और ओवम उसमें से रिलीज हो जाता है। उस प्रोसेस को बोला ओव्यूलेशन। ठीक है बेटा जी। दिस एंड अगर हम ओवेरियन हॉर्मोन्स की बात करें तो ओव्यूलेशन के टाइम सबसे ज्यादा जो हार्मोन होता है दैट इज द एस्ट्रोजन। ओके जी, एस्ट्रोजन। तो दिस इज द फॉलिकुलर फेज। आपको इसमें पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स के लेवल्स पता होने चाहिए और कि उस पर्टिकुलर फेज में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मतलब प्रोलिफरेशन हो रही है एंड ओव्यूलेशन हो रही है। ठीक है जी। एंड द लास्ट फेज ऑफ द menstrual cycle is the luteal phase। luteal phase is the secretory phase जो कि 15th से 29th डे के बीच में होता है। अब बेटा देखो ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद जब ग्राफिन फॉलिकल ओव्यूलेशन हो गया तो फिर उसके बाद क्या बनाता है, इट डेवलप इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या सक्रिएट करता है, एक मेन हार्मोन है बेटा ओवेरियन हार्मोन, दिस इज द हार्मोन दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की मैक्सिमम जो सक्रीशन होती है वो इसी फेज में होती है, दैट इज द सेक्रेटरी फेज। ठीक है। अब अगर जो अब प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है, इट मेंटेन द एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर जो टूटी थी मेंस्ट्रुएशन में उसको ये मेंटेन करके रखेगा। अब बेटा दो तरह के हमारे पास केस आएंगे, टू टाइप्स ऑफ केसेस आर देयर। अगर तो वहां पे स्पर्म होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन अगर होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन बिकॉज बाय secreting the progesterone and then continue producing the HCG hormone, that is human chorionic gonadotropin hormone during the pregnancy। अगर इम्प्लांटेशन होती है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती मतलब स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए वहां नहीं है तो क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम फिर से टूटेगा, डीजेनरेट होगा। ठीक है, इट डीजेनरेट एंड देन द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। ओके, ठीक है। तो फिर एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, फिर से नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, द हॉर्मोन्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट आर द ovarian events occurs in the menstrual cycle is very very important। The next process आता है fertilization। This is the most important topic of from this unit। The fertilization का मतलब क्या है, that is the fusion of sperm with an ovum, that is called the fertilization। sperm जब ovum के साथ फ्यूज हो जाता है that is called the fertilization। अब बेटा इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन होती कहाँ है, मैंने आपको बताया था कि फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में, एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे होता है। ठीक है, स्पर्म वेजाइना से आता है और ओवम जो है ओवरी से रिलीज होता है और एम्पुला पार्ट में क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। अब बेटा ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द कोइटस टाइम, कोइटस मतलब जब मेल्स एंड फीमेल्स इंटरकोर्स करते हैं तो सीमन जो है रिलीज होता है फ्रॉम द पीनस ऑफ द मेल्स into the vagina of the females। तो that process is called the insemination। सीमन जब वेजाइना के थ्रू एंटर करता है तो सर्विक्स के थ्रू स्पर्म्स जो है देन इट पास टू द यूट्रस, फिर ये कहां तक पहुंच जाते हैं, एम्पुला पार्ट में जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। सीमन हमने पढ़ा था स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा का क्या है, कलेक्शन है, मिक्सचर है सीमन, और जो स्पर्म्स हैं वो फिर आगे फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन करते हैं ओवम के साथ। ठीक है जी। अब बेटा हाउ फर्टिलाइजेशन हैपन्स, ठीक है, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। ओके, ओवम में मैंने आपको बोला था
outermost layer is the corona radiata, that is called the, which is formed from the follicular cells. Next, this layer is called the, this layer, reddish layer is called the zona pellucida, which is also called the jelly coat. ठीक है, अब उसके बाद स्पेस, वेकेंट स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड द पेरीविटेलाइन स्पेस, एंड उसके अंदर एक लेयर होती है दैट इज पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये मैं आपको ओवम का स्ट्रक्चर समझा रही हूँ. आउटर मोस्ट कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा विच इज ऑल्सो कॉल्ड द जेलीकोड, पेरीविटेलाइन स्पेस, फिर उसके बाद पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद हमारे पास ओवम आ जाता है, ओवम का साइटोप्लाज्म आ जाता है. ठीक है, तो बेटा याद रखना है, अंदर तो न्यूक्लियस है जो कि जेनेटिक मटीरियल, जिसके पास जेनेटिक मटीरियल होगा, और बेटा यहाँ पे एक येलो कलर के मैंने आपको स्मॉल स्मॉल कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बना रखे हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ, ओवम के साइटोप्लाज्म में. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. अब बेटा क्या होगा, हाउ फर्टिलाइजेशन हैपन्स, जब जो स्पर्म्स हैं वो पेनिट्रेशन करेंगे, पेनिट्रेशन करेंगे किस पे, ओवम के अंदर जाने के लिए. ठीक है, जब पेनिट्रेशन होगी तो क्या होगा, कोरोना रेडिएटा जो है, जब पेनिट्रेशन होगी बेटा, सबसे पहले याद रखना है, जैसे ही स्पर्म्स बाइंड करेंगे कोरोना रेडिएटा लेयर में ओवम के, तो जो अंदर का जो सेकेंडरी oocyte oogenesis में बनेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी में. ठीक है, तो सेकेंड मेयोसिस तब कंप्लीट हो जाती है किसकी, ओवम की. नेक्स्ट इज, जब पेनिट्रेशन होगा तो कोरोना रेडिएटा में ये सबसे पहले ज्वाइन करेगा. उसके बाद जब ये जोना पेल्यूसिडा में स्पर्म अंदर जाएगा तो जोना पेल्यूसिडा में बेटा क्या होता है, जो एक्रोसोम पार्ट है, यही था स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो जो ये एक्रोसोम पार्ट है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को खोलता है और इसमें से डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं. एक्रोसोमल रिएक्शन जिसे बोला गया, एक्रोसोमल रिएक्शन में इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एक्रोसोमल पार्ट ऑफ स्पर्म्स व्हिच डिग्रेड और डाइजेस्ट द जोना पेल्यूसिडा लेयर. ओके, फिर जब क्या होता है, इतने सारे स्पर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ही एंटर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दैट इज द पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम. याद रखना है बेटा, ओनली सिंगल स्पर्म विल एंटर इनटू द ओवम. व्हाई, बिकॉज ऑफ द जोना पेल्यूसिडा लेयर. ओके, तो जोना पेल्यूसिडा लेयर जो कि सबसे हार्डेस्ट लेयर होगी ओवम की, जिसे डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा. फिर क्या होगा बेटा, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मैंने आपको बोले थे, इट प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, इट प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी. जैसे ही सिंगल स्पर्म एंटर करेगा पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन में तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कुछ सिग्नल प्रोवाइड करेंगे जोना पेल्यूसिडा की तरफ कि अब जो और स्पर्म्स की एंट्री ना हो. ठीक है, तो करके इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द पॉलीस्पर्मी. मोर देन वन स्पर्म एंटर होने के लिए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रोकता है. ठीक है, तो जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा तो वो ओवम के न्यूक्लियस के पास जाएगा और फिर फ्यूजन होगी. ठीक है, द फ्यूजन of sperm with an ovum, that is called the fertilization. तो आपको ये fertilization process, structure of ovum, how sperm enters, what do you mean by acrosomal reactions, how polyspermy prevented with the help of the cortical granules. तो ये आपको questions अलग अलग फॉर्म में, concept based फॉर्म में आते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन. बेटा अब हमें पता है मेल एंड फीमेल्स जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज हो गई हैं, फर्टिलाइजेशन हो गई है, जाइगोट बन गया है. अगर फीमेल्स की बात करें, क्रोमोसोमल पैटर्न की बात करें तो फीमेल्स में XX होता है, मेल्स में XY होता है. अगर फ्यूजन की बात करें तो 50% चांसेस होते हैं डॉटर्स के एंड 50% चांसेस होते हैं सन के. डॉटर के पास XX क्रोमोसोम होना चाहिए, सन के पास XY क्रोमोसोम होना चाहिए. सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन. अब बेटा क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है. मेल्स के स्पर्म से, ओवम से जाइगोट बना, दैट इज 2n. अब क्या होगा, एम्पुलरी पार्ट में हमारे पास जो
जो जायगोट बना होगा उसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन, वो किसकी ओर आएगा, यूट्रस में इम्प्लांट होगा। कैसे होगा, अब बेटा ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। इम्प्लांटेशन में बेटा सबसे पहले जायगोट है। जायगोट जब आगे डिफरेंट स्टेजेस में आगे एम्ब्रियोज की, एम्ब्रियो में बनेगा, जायगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो। अब बेटा यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जायगोट चेंज होता है टू सेल्ड स्टेज में। इन सारी स्टेजेस को बोला ब्लास्टोमेयर स्टेज, ब्लास्टोमेयर स्टेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। These are the different stages of implantation. Zygote converted into the two-celled state, that is two-celled blastomere बना, फिर 4 cells में convert हुआ, that is 4-celled blastomere, then 8-celled में convert हुआ, that is 8-celled blastomere. अब बेटा ये धीरे धीरे इस तरफ आ रहा है, यूट्रस की ओर आ रहा है और ये अपना साइज एनलार्ज करता है और 16-celled स्टेज को बोला गया, 16-celled blastomeric स्टेज को बोला गया मोरूला। दिस इज इंपॉर्टेंट, 16-celled ब्लास्टोमेयर को बोला गया मोरूला, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, जो 32 सेल्ड स्टेज होगी, मतलब 16 सेल्ड स्टेज लास्ट कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें, अब यूट्रस में ये इम्प्लांट होने जा रहा है, तो ब्लास्टोसिस्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो बेटा इसमें द आउटर मोस्ट लेयर इज द ट्रोफोब्लास्ट हैविंग द इनर सेल मास and the vacant cavity is called the blastocele. So this is the structure of the blastocyst. तो ये स्ट्रक्चर भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया गया है, ठीक है। लेयर ऑफ द blastocyst called the trophoblast having the inner cell mass and the fluid that is the vacant cavity is called the blastocele. अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर जो यूट्रस की है वो इसको कवर कर लेती है और इम्प्लांट एम्बेडेड, दिस ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम लेयर एंड इट विल इम्प्लांट इटसेल्फ, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इम्प्लांटेशन का, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ब्लास्टोमेयर्स, व्हाट इज मोरूला, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट, ओके। तो कौन सी लेयर हेल्प करती है इम्प्लांटेशन में, एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है जी। अब बेटा आता है, अब इम्प्लांटेशन हो गई, मतलब कि प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब जो प्रेगनेंसी है आगे कंटिन्यू कैसे होती है। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट कर गया एंडोमेट्रियम में, उसके बाद क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट था वो डेवलप करेगा, द डेवलपमेंट ऑफ द जर्म लेयर्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब डिफरेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगी यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस में इम्प्लांट हो गया है एम्ब्रियो, ठीक है जी। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। Ectoderm is the outermost layer, mesoderm is the middle layer and endoderm is the innermost layer. अब बेटा इन लेयर्स, ये लेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ब्लास्टोसिस्ट ये लेयर्स बनाता है, क्योंकि इन लेयर्स से आगे क्या बनता है, उस बेबी का पूरे ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे कि एक्टोडर्म का फंक्शन, इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन, मेसोडर्म का फंक्शन, इट डेवलप्स इनटू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड एंडोडर्म क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है बेटा। तो ये जो लेयर्स हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दीज जर्म लेयर्स आल्सो फॉर्म्स द स्टेम सेल्स, ओके, also forms the stem cells. This is important. Next is the, अब इम्प्लांटेशन हो गई, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट ने जर्म लेयर्स बना दी एम्ब्रियो की। उसके बाद क्या होगा बेटा, जब ये ब्लास्टोसिस्ट, दिस एम्ब्रियो विल इम्प्लांट, नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा फॉर्म होगा। प्लेसेंटा क्या होता है भाई, जब ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है तो इसके सराउंडिंग में स्मॉल फिंगर लाइक कोरियोनिक वेलाइज बन जाती हैं, और जो ये यूटेराइन वॉल है, यूटेराइन टिश्यूज हैं, ये और दीज कोरियोनिक वेलाइज मिल के क्या बनाती हैं, प्लेसेंटा बनाती हैं, ठीक है। प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटा दैट होल्ड्स द एम्ब्रियो, ठीक है जी। प्लेसेंटा क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मदर बॉडी, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किस किस के बीच में, मदर की बॉडी के बीच में एंड एम्ब्रियो के बीच में, जो कि
क्या फंक्शंस हैं प्लेसेंटा के? इट सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल है, वो भी इस ये रिमूव करेगा। कौन? प्लेसेंटा, ठीक है बेटा। अब बेटा प्लेसेंटा तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को कौन ज्वाइन करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड ज्वाइन करती है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक तरह की पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एम्ब्रियो और मदर बॉडी को कनेक्ट करती है एंड द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो और फीटस बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक कॉर्ड और पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स इन गिविंग द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो and it also helps in the removal of the waste materials from embryo to the mother body. So this is important. Placenta का function important है, umbilical cord important है, ठीक है। Next is the hormones. बेटा role of hormones during the pregnancy. Pregnancy के time बेटा जो प्लेसेंटा बना उसको वो एक एक्ट करता है एंडोक्राइन सिस्टम की तरह, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है आपको कि हाउ प्लेसेंटा एक्ट एज अ एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सप्लेन, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो ड्यू प्रेगनेंसी के टाइम जो प्लेसेंटा बनता है वो एक्ट करता है एंडोक्राइन सिस्टम की। क्यों? एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है दैट प्रोड्यूस मल्टीपल हॉर्मोन्स, ओके। तो ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लेसेंटा प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉर्मोन्स, यू हैव टू रिमेंबर इट। फर्स्ट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, सेकंड इज HPL, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, थर्ड इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड सो ऑन, ठीक है। These all hormones are very very important. बेटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेनली थ्री हॉर्मोन्स जो रिलीज करता है प्लेसेंटा, दैट इज HCG, HPL, रिलैक्सिन, ठीक है। ये नॉर्मल फीमेल्स में ये जो हॉर्मोन्स है ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं। बट अगर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, कोर्टिसोल इन हॉर्मोन्स की बात करें तो ये नॉर्मल फीमेल्स में भी होंगे और प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी होंगी, बट प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसका सेक्रीशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल फीमेल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द हॉर्मोन्स सेक्रेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, व्हाई प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन सिस्टम, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो हर एक हार्मोन का बेटा आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन क्या है, कब प्रोड्यूस होता है, क्या सोर्स है। कई बार ये क्वेश्चंस आपसे ये पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हम 9 मंथ्स ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 280 डेज मतलब 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है जिसे बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है जी। और डेवलपमेंट जो होती है अलग अलग मंथ में अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स मीन्स मेजर ऑर्गन सिस्टम एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज फॉर्म्ड, फिफ्थ मंथ में क्या होता है। तो ये बेटा आपने ये सारा का सारा ये आपको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। बेटा पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन है अब जब 9 मंथ्स के बाद जो पूरा फीटस है डेवलप हो गया है, फुली डेवलप्ड हो गया, इट्स टाइम for the delivery of a baby, that process is called the parturition, ठीक है जी। The vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy cause expulsion or delivery of a fetus, that is called the parturition, ठीक है। That is also called the childbirth, ठीक है। Parturition means a childbirth। अब बेटा देखो parturition जो प्रोसेस है, parturition जो प्रोसेस है बेटा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस आता है, दैट इज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस इज द सिग्नल दैट प्रोवाइड्स बाय द हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ द ब्रेन टू द यूट्रस, ठीक है। तो सिग्नल ब्रेन से यूट्रस तक कैसे जाता है कि भाई अब टाइम आ गया है फीटस का बाहर आने के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या होता है? पार्चुरेशन के टाइम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है।
जो ब्रेन में जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। कब होता है? जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा टेक्स प्लेस, जब जो फीटस है वो पूरा का पूरा डेवलप हो गया है, 9 मंथ्स की उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है, तो ब्रेन से सिग्नल जाता है किसकी ओर? यूट्रस की ओर, कि भाई अब क्या होगा, चाइल्ड बर्थ का टाइम हो गया है। मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी। कैसे कॉन्ट्रैक्शंस? यहाँ पे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी बाय द सिग्नल फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मदर की जो पिट्यूटरी, ब्रेन में पिट्यूटरी सिस्टम होता है, मैटरनल पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है ब्लड से, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन। This is the hormone which is responsible for the fetal ejection reflex, which is secreted from the maternal pituitary, that gives the strong uterine contractions, that gives signals for the strong uterine contraction and stimulatory reflex between uterine contraction and oxytocin secretion। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का secretion बढ़ता है वैसे वैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं तो फिर एक्सपल्शन स्टार्ट हो जाता है बेबी का, फीटस का बॉडी से बाहर आने के लिए थ्रू द यूट्रस और वेजाइना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द पार्चुरेशन। ठीक है बेटा, तो पार्चुरेशन किस प्रोसेस से सिग्नल मिलता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से सिग्नल मिलता है। कौन सा हार्मोन मेन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है? मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है जी, सो दिस इज द पार्चुरेशन। एंड द लास्ट प्रोसेस इज द लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब है जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो मदर की बॉडी में द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल्स, that is the breast, undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of the pregnancy by the process of lactation। ठीक है, तो मिल्क फीडिंग को ही क्या बोला गया? लैक्टेशन बोला गया। बेटा इसमें दो हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, that is the prolactin which helps in milk production, okay, and oxytocin that helps in milk ejection। ठीक है, प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा और ऑक्सीटोसिन मिल्क की इजेक्शन में हेल्प करेगा। These are the two hormones which helps in the lactation process, and the milk produced during initial few days of lactation is called the colostrum। ठीक है, colostrum term is important। जो मदर के बॉडी से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है अराउंड स्टार्टिंग के डेज में आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, दैट मिल्क इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रॉम विच इज हाईली रिच इन एंटीबॉडीज दैट प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी टू द न्यूली बोर्न बेबी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द chapter number 2, that is the human reproduction। each and every topic I hope this is clear to you all। अगर हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की तो मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट बना रखा है जिससे आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। These all are the hormones, sources and function of each hormone is there, so read this chart, okay। By this chart you can solve each and every question related to the hormones from this chapter, okay। So the hormones like LH luteinizing hormone, FSH, androgen, testosterone, ABP, what is the source, कहाँ से वो रिलीज होते हैं और हर एक हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो आप इस चार्ट से इसको रीड आउट कर सकते हैं। And in human females also we have number of hormones and their source and their functions which are very very important। I hope this lecture is beneficial to you all। if you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology। thank you so much।